Audio Jungle. बार बहुत बहुत आप सबका स्वागत दोबारा से। बहुत नमस्कार। आप लोग सब ने समय निकाला, आज हमारे साथ शामिल हो पाए। आप लोगों की आज्ञा हो तो अविलंब शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आ, मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं, ठीक हैं, और एक बड़ा मुश्किल समय में से हम लोग निकले हैं, देश निकला है। और मुझे पता है, मैं निजी रूप से आप में से बहुतों से इस दौरान टच में भी रहा। बहुत लोगों ने स्वयं अपनी बहुत लोग खुद ही इसमें से निकले हैं या उनके परिवार इसमें से कोई ना कोई ग्रस्त था, कोई जानकार ग्रस्त था। तो अब हम आशा करते हैं कि स्थिति सबकी सबके परिवार की जानकारियों में जो भी लोग थे ग्रस्त, वो सब स्वस्थ हो गए होंगे या स्वस्थ होने की तरफ बढ़े होंगे। मैं शुरुआत में श्रद्धांजलि देके शुरुआत करना चाहता हूं आज की प्रेस वार्ता की। जो सभी कोरोना काल में, दूसरी लहर में पूरे देश में जिन बहुत से हमारे नागरिकों की मृत्यु हुई, उनके सभी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए उनके परिजनों को ईश्वर शक्ति दे, देश को शक्ति दे, देश इसमें से आगे निकले। साथ ही उन किसान परिवारों के प्रति भी श्रद्धांजलि में व्यक्त करता हूं जिनकी एक लंबे 6 महीने से जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें भी बहुत से किसानों की अलग अलग आंकड़े हैं, मगर 400 से ज़्यादा जो किसान जो है उन्होंने अपनी जान कुर्बान की है। उनकी जो है इन धरनों पे उनकी जानें इन धरनों पे गई हैं, तो उनके प्रति भी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। 2-3 इशू मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। लंबे समय के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और आप समझ सकते हैं कि आपसे मैं लंबे समय के बाद, क्योंकि ये समय नहीं था, मैं नहीं समझता था कि जब ये कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तो उस समय कोई राजनीति का समय था। हम सबको अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का समय था, अपना इंसानी फर्ज निभाने का समय था। और इसीलिए उस समय मैंने कोई ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इस दौरान नहीं करी, या कोई ऐसा कोई प्रेस स्टेटमेंट भी इस दौरान आपने देखा होगा मेरी कोई ऐसी नहीं आई जिसमें केवल आरोप प्रत्यारोप की बात हो। कुछ सुझाव की प्रेस स्टेटमेंट्स मैंने ज़रूर दी हैं, मगर तो इसी एक लंबे समय के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। इसमें 4 विषय हैं। पहला तो जो नीति आयोग के भी आंकड़े हैं उससे मैं शुरुआत करूंगा। नीति आयोग ने जो अपनी एसडीजी की रिपोर्ट सारे प्रदेशों की प्रकाशित करी है, वो एक हरियाणा की इस गंभीर परिस्थिति में पहुंचा दिया गया है मौजूदा सरकार द्वारा, उसको नीति आयोग ने दर्शाया है। तो उस पर 2 मिनट में अपनी बात रखूंगा। उसके बाद ये जो दूसरी लहर रही कोरोना की, इसको लेकर सरकार ने कैसे हैंडल किया, और एक एक कमेंट में जो प्रदेश में मौजूदा अनएम्प्लॉयमेंट की भयावह परिस्थिति है, और कल एमएसपी के जो एमएसपी की घोषणा हुई है, उन पे भी एक एक कमेंट करूंगा। फिर आप सबके प्रश्न लेंगे। सबसे पहले तो अब नीति आयोग पे आए। नीति आयोग ने जो 17 मानक एसडीजी के, उन पे हर प्रदेश का क्या परफॉर्मेंस रही, उस पे अपना रिपोर्ट कार्ड भारत सरकार ने प्रकाशित किया। और भारत सरकार ने पूरी तरह से प्रकाशित करने के बाद इन आंकड़ों को हरियाणा सरकार के झूठे दावों की पोल खोलने का काम भारत सरकार ने किया, नीति आयोग ने किया, और कुछ सच्चाई सामने रखी। आज के सारे अखबारों में, क्योंकि हमारे अखबार हरियाणा पंजाब के कई अखबार कंबाइंड भी हैं, चंडीगढ़ में सारे कंबाइंड छपते हैं, तो आपने देखा होगा पंजाब सरकार ने बड़ी बड़ी ऐड प्रकाशित की हुई हैं कि शिक्षा में
नीति आयोग ने नंबर 1 पे पंजाब को रखा है। 2-3 और मानकों में नंबर 1 को पंजाब को रखा। तो मैं सोच रहा था कि हरियाणा सरकार अगर कोई एड प्रकाशित करे, हालांकि उन्होंने करी है, अपनी तरफ से घुमाने की कोशिश करी है, तो कौन सी 3 ऐसी चीज है या 2 ऐसी चीज है जिसमें हरियाणा टॉप पे आया है। हम सब जानते हैं कि हरियाणा का ओवरऑल, हरियाणा 14 नंबर पे पहुंच गया, 14वें स्थान पे पहुंच गया। नंबर 1 हरियाणा बोलते थे। बहुत से मापदंडों के अनुसार ये प्रदेश 2014 तक देश में जो सबसे आगे के प्रदेश थे उनमें गिनती थी। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, विकास दर, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, इनमें हरियाणा देश में नंबर 1 पे आ रहा था। कृषि उत्पादकता, खेल खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस, बहुत से ऐसे आंकड़े थे। हरियाणा की गिनती देश में नंबर 1 पे थी। अब क्या है, किन चीजों में नंबर 1 पे है, यानी टॉप 3 में। हरियाणा टॉप 3 में 3 चीजों में नंबर 1 अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बेरोजगारी में, अच्छा ये हम सीएमआई के, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो सेंटर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, वो लगातार हर महीने के आंकड़े दे रही है और पिछले लगभग 20 महीनों से हरियाणा देश में नंबर 1 या नंबर 2 पे रहता है बेरोजगारी में। और मगर मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि वो जो है क्योंकि वो सरकार, भारत सरकार की नहीं है सीएमआई ही, और इसीलिए उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है, उस पर विश्वास नहीं करते, मगर नीति आयोग पे कर लेते, भारत सरकार पे, मोदी जी की सरकार है। उनके अनुसार बेरोजगारी में हरियाणा बड़े राज्यों में तीसरे स्थान पे है। नंबर 1 बिहार, और नंबर 2 पे केरला, और नंबर 3 पे हरियाणा। केरल जो नंबर 2 पे है, मार्जिनली हरियाणा से आगे, उसमें यह बताया गया है कि केरल में जितने बेरोजगार हैं उसमें ज्यादातर, उसमें आधे से ज्यादा महिलाएं हैं। वहां पे महिलाएं जॉब सीकर्स हैं। तो सही मायने में हरियाणा की तुलना बिहार से आप कर सकते हैं। तो टॉप 3 में एक तो बेरोजगारी मैंने बता दिया, बेरोजगारी में है। दूसरा, हरियाणा टॉप 3 में अपराध में। नीति आयोग ने दर्शाया कि प्रति 1000 जनसंख्या मर्डर रेट, हत्या, झारखंड के बाद हरियाणा मार्जिनली नंबर 2 पे है, नहीं तो लगभग झारखंड और हरियाणा बराबर है। 2 चीजों में हरियाणा टॉप पे आ गया, बेरोजगारी और अपराध। बेरोजगारी में बिहार के मुकाबले में बराबर, और अपराध में झारखंड के मामले में बराबर। ये वो प्रदेश है जिसका उदाहरण दिया जाता था देश में सबसे आगे कानून व्यवस्था के मामले में, की बात की तुलना की जाती हो या विकास दर की तुलना की जाती हो, देश में अग्रणी राज्यों में हरियाणा की गिनती होती थी। और ओवरऑल, जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल 100 में से 67 अंक प्राप्त करके 14वें स्थान पे रहा। खास तौर पे 3 चीजों में बड़ी बुरी तरह खिसका, हरियाणा पीछे चला गया। किन चीजों में खिसका या पिछड़ा? शिक्षा, जिसमें पंजाब की एड आई है नंबर 1, हमने पंजाब को ओवरटेक कर लिया था। अगर आप 2014 की बात करें, जब भाजपा की सरकार हरियाणा में, तो प्लानिंग कमीशन, उस समय प्लानिंग कमीशन थी, प्लानिंग कमीशन के अनुसार हरियाणा पंजाब से शिक्षा के क्षेत्र में कहीं आगे था। आज क्या स्थिति हो गई? शिक्षा में पंजाब तो नंबर 1 पे है और हरियाणा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। तो शिक्षा, औद्योगिक और आर्थिक वृद्धि के क्षेत्र में हरियाणा पिछड़ गया। औद्योगिक और आर्थिक वृद्धि, ये भी एक गंभीर है। अलग अलग हम देखें तो किस किस में हरियाणा क्या है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि गरीबी की है। गरीबी के मामले में हरियाणा 12वें नंबर पे आया, और हरियाणा एक इकलौती सरकार आई है कि हरियाणा के अंदर इकलौती सरकार है देश में जिसमें गरीबी में कोई कमी नहीं आई, बढ़ोतरी होगी। उसके बाद आर्थिक विकास दर, नीति आयोग के अनुसार आर्थिक विकास दर हरियाणा की गिर के 7.7% से 5.9% आ गई, जो देश में सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है। और यही जुड़ा हुआ है बेरोजगारी से। जैसे मैंने कहा कि बेरोजगारी बढ़ गई, नीति आयोग के अनुसार
बेरोजगारी हरियाणा की बढ़कर 9.8% हो गई, जो जिससे ज्यादा बिहार और मार्जिनली जो है केरल की। इसके अलावा जो वाटर एंड सैनिटेशन में हरियाणा 23वें नंबर पे आया है, 23वें नंबर पे। इसके अलावा जैसे मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास दर में हरियाणा 15वें नंबर पे आया देश में। अंतर, गरीब अमीर में अंतर में हरियाणा 14वें नंबर पे आया है। और जो गुड हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे अब हम आएंगे, क्योंकि कोरोना में हेल्थ का बड़ा रोल रहा। हेल्थ में हरियाणा 13वें नंबर पे हरियाणा हेल्थ में रहा है। तो आप इस बात से, इन आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है हरियाणा, हम बोलते थे कि हरियाणा पटरी से उतर गया इस सरकार में, मगर सही बात तो यह है कि ये पटरी से तो हो सकता है कोई और भी पिछड़ गया हरियाणा, बाकी प्रदेश आगे चले गए, वो और भी ज्यादा सही सटीक उसका मैं समझता हूं कि कमेंट्री होगी। हरियाणा का ये 7 साल हरियाणा बेहाल, 7 साल की ये परफॉर्मेंस आपके सामने आ गई हरियाणा सरकार की। और मैं धन्यवाद करता हूं केंद्र सरकार का कि नीति आयोग का उन्होंने रखा है, और हरियाणा सरकार को जो कुछ कहना है वो उनको अपने बताएं अपनी जवाब, क्योंकि ये उनके दिए गए आंकड़े हैं। क्योंकि मैं प्रदेश से इकलौता विपक्ष का सांसद हूं और दिल्ली से आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपके बीच में मैं रखूं इन आंकड़ों को, आपके माध्यम से हरियाणा के लोगों के समक्ष ये बात रखी जाए कि इस प्रदेश सरकार के कार्यकाल में हरियाणा का ये बुरा हाल हुआ। अब हेल्थ पे आए, जैसे मैंने कहा कि भाई हेल्थ में हरियाणा 13वें नंबर पे आ गया है, पिछड़ के। और जिन राज्य, उड़ीसा जैसे राज्य, ऐसे राज्य हरियाणा से आगे निकल गए हेल्थ में, जिसकी आप जो कभी पहले तुलनात्मक राज्यों में नहीं आते थे, राजस्थान, क्योंकि जो है माना जाता था कि हरियाणा आगे है, मगर ऐसे राज्य हरियाणा से आगे निकल गए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले मैं कोरोना पे बात करूंगा। जैसे मैंने कहा कि दूसरा, ये तो आज पहला तो मैंने नीति आयोग की बात आपके सामने रखी कि स्थिति गंभीर है, हरियाणा की सरकार को जागना पड़ेगा और सुधारनी पड़ेगी अपनी परिस्थिति। इतनी तेजी से गिरावट जो बाकी राज्यों के तुलना में हो रही है, हर क्षेत्र में जो गिरावट हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई कि एक राज्य हर क्षेत्र में गिरे इतने तेजी से, बाकी राज्य आगे निकले और भारत सरकार बताए और उस प्रदेश सरकार संज्ञान ना ले। अब आए हम कोरोना पे। जहां तक कोरोना की बात है, दूसरी लहर की बात है, मैंने इस पूरे दौरान कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई ऐसी स्टेटमेंट इसलिए नहीं दी क्योंकि ये समय राजनीति का नहीं था। एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही हमारी इंसानी जिम्मेदारी थी कि हम इसमें से बाहर निकलें। सभी ने, आपने, हमने, सबने जो हो सकता था एक दूसरे की मदद में हम लोग लगे हुए थे, अपना अपना योगदान दे रहे थे। मगर कहीं ना कहीं अब जब सेकेंड वेव थोड़ी सी कम हुई है, हम इससे निकल रहे हैं, तीसरी वेव की तैयारी भी हमें करनी है। इस समय हमें प्रदेश सरकार ने कैसे हैंडल करी, उस पर भी हमें अपनी दृष्टि दौड़ानी होगी। मेरा मानना है कि प्रदेश सरकार विफल रही है, वो सब जानते हैं, मगर विफल के साथ साथ असंवेदनशील, और प्रदेश सरकार का असंवेदनशील अहंकारी रवैया भी रहा है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप देखें किस तरह से लोगों ने ये समय निकाला, दवाई की किल्लत रही, रेमडेसिविर की बात हो, टोसिलिजुमैब की बात हो, अभी जो ब्लैक फंगस की इंजेक्शन है वो आज तक नहीं है, हर रोज खबरें आ रही हैं आपके अखबारों में। दवाई की कमी रही, जब जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन की कमी रही, जब जरूरत पड़ी तो बेड्स की कमी रही, वेंटिलेटर्स की कमी रही प्रदेश के अंदर, और उससे भी ज्यादा जो कमी रही वो संवेदनशीलता की कमी रही। प्रदेश सरकार ने ऐसा रवैया अपना लिया कि किसी चीज की कमी नहीं है, प्रदेश में सब कुछ ठीक है। चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, उनके आप लगातार बयान देखें, उनके दौरे जो भी हुए, बीच में 1-2 बार वो गए किसी जिले में,
और कहा कि किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है। मुझे वो बयान सुन के बहुत दुख होता था, क्योंकि आप लोगों को भी और हमें भी हर रोज हजारों कॉल आते थे, किस तरीके से लोग इन सारी कमियों से जूझ रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। कमियां रही, कमियों को अस्वीकार कर दिया गया कि भाई कोई कमियां नहीं है, सब कुछ ठीक है। विपक्ष को कह दिया गया, जब चिट्ठी लिखी नेता विपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कि हम ऑल पार्टी मीटिंग, ना तो ऑल पार्टी मीटिंग रखेंगे और ना ही आपकी चिट्ठी का जवाब देंगे। ऐसी असंवेदनशीलता हमने नहीं देखी कि भाई हरियाणा अकेला प्रदेश ऐसा बना जिसमें ना तो ऑल पार्टी मीटिंग रखी गई और ना ही चिट्ठी का जवाब भी दिया गया। यहां तक कि आप देखें बिहार, बंगाल में जाके वहां पे मीटिंग हो रही है तो मीटिंग में नेता विपक्ष को वहां पे बुलाया जा रहा है। पूरे देश के अंदर एक स्थान है प्रजातंत्र के अंदर, मगर हरियाणा में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सक्षम हैं और हमें जो है ऑल पार्टी मीटिंग की या किसी नेता विपक्ष की चिट्ठी की जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मैं उसके बाद एक और चीज आपसे कहना चाहूंगा, पिछली बार जब पहली लहर थी तो सांसदों की भी बैठक बुलाई जाती थी। 3-4 बैठकों में मैं स्वयं मौजूद था। मुख्यमंत्री जी सारे सांसदों से टेली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूछते थे और एक उस दिशा में भी एक बैठक सारे एमपीज की बुलाई जाती। इस दूसरी लहर में जब इतनी मुश्किल में चपेट में हम देश और प्रदेश आया हुआ था तो कोई सांसदों की भी बैठक नहीं बुलाई गई। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँ, क्योंकि 14 तो बीजेपी के सांसद हैं दिल्ली में, हरियाणा में 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 बीजेपी के। उनको भी अपनी बात रखने का अधिकार था, उनके क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, और हमें भी अधिकार था। हम भी लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, कुछ अच्छे सुझाव देते, कुछ ऐसे सुझाव देते जो आपको स्वीकार होते या अस्वीकार कर देते आप। मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि इसीलिए जवाब नहीं दिया चिट्ठी का, इसीलिए हरियाणा अकेला प्रदेश है जहां ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई गई, क्योंकि उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि राजनीति करेंगे विपक्षी दल। मैं कहना चाहता हूं क्या इस आधार पे संसद में भी चर्चा बंद हो जानी चाहिए? क्या विधानसभाओं में भी चर्चा बंद हो जानी चाहिए? जब कानून बनते हैं, जब देश के विषम विषयों पे अपने अपने विचार सांसद विधायक व्यक्त करते हैं, कोरोना के विषय पे भी जब संसद खुलेगी तब चर्चा होगी, बहस होगी, तो कुछ अच्छे सुझाव भी देगा विपक्ष। हो सकता है कुछ राजनीति की बात भी करे। क्या आप राजनीति की बात नहीं करेंगे? तो ये कहकर एक प्रजातंत्र में विपक्ष को सिरे से नकार के कहना सब कुछ ठीक है, प्रदेश में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, हम सच बताएं तो किसके सामने बताएं? अभी तक हम बोले नहीं। हम इसलिए नहीं बोले कि हमारा इंसानी फर्ज था, जिसको मैं भी निभा रहा था, आप भी निभा रहे थे, मगर दुर्भाग्य की बात है। अब मैं कुछ चीजें पॉइंटेड सवाल पूछना चाहता हूं सरकार से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। क्यों हरियाणा नीति आयोग के अनुसार स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी बुरी तरह गिर गया, बाकी प्रदेश आगे निकल गए? उसका कारण है, पहले हमने क्यों सबसे आगे राज्यों में होते थे प्लानिंग कमीशन के अनुसार और अब सबसे पीछे के राज्यों में हो रहे हैं स्वास्थ्य में, केवल स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि पिछले 7 साल से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। मैं उदाहरण देता हूं, हमारी कांग्रेस पार्टी की हुड्डा सरकार के कार्यकाल में हरियाणा में 136 सब सेंटर, 53 पीएचसी, 37 सीएचसी और 25 जनरल हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट लेवल के, और बाकी जनरल हॉस्पिटल जो या तो नए बने या जैसे हिसार, झज्जर, पानीपत, जींद, पंचकुला, गुड़गांव, वहां पर उनको नया रूप दिया गया। जैसे पंचकुला में आप जाके देखेंगे, आप लोग कुछ लोग पंचकुला से, क्योंकि आप लोग चंडीगढ़ से वो है तो पंचकुला वाले से आप वाकिफ होंगे, तो उनको किया गया। दूसरी ओर 2019 में
एक प्रश्न पूछा गया आरटीआई के माध्यम से 19 में, 20 में तो कुछ हुआ नहीं, कोरोना चल रहा है, कि कितने नए अस्पताल बनाए गए खट्टर सरकार में, तो आरटीआई में जवाब आया कि एक भी नहीं बनाया गया। और वो जो सूचना देने वाला अधिकारी है उसको निलंबित कर दिया गया। सूचना जो दिया जिस अधिकारी ने कि एक भी अस्पताल सरकारी नहीं बना इनकी सरकार में, उस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। मैंने अपने समय के बताए हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं ये अपने समय के बताएं। आरटीआई वाले अधिकारी को तो निलंबित कर दिया आपने, हमें नहीं कर सकते निलंबित, हम पूछेंगे। आप बताएं प्रदेश के सामने 7 साल में आपके कितने ग्रामीण अस्पताल बने, कितने शहर में अस्पताल बने। इसी प्रकार से मेडिकल कॉलेज 39 साल 1967 से लेकर 2004 तक, हरियाणा जब से बना उससे आगे से अगले फाइनेंशियल ईयर से लेके और जब तक हुड्डा सरकार आई, एक भी कोई नया सरकारी कॉलेज हरियाणा में स्थापित नहीं किया गया। एक सरकारी कॉलेज था हरियाणा के अंदर, रोहतक मेडिकल कॉलेज, वो ज्वाइंट पंजाब में प्रताप सिंह कैरो जी ने, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी उस समय मिनिस्टर थे, रोहतक के अंदर फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, ज्वाइंट पंजाब में बनके तैयार हुआ था। हरियाणा जब से बना और 2004 तक एक भी सरकारी कॉलेज नया हरियाणा में स्थापित नहीं किया। सरकारें बहुत सी रही, शायद हमारी दल की भी रही हो, मैं उसमें नहीं कहना चाहता, मगर उसके बाद जब हुड्डा सरकार आई तो हरियाणा में 5 मेडिकल कॉलेज, ये वो 5 मेडिकल कॉलेज है जिन्होंने व्यापक स्तर पर लोगों की जान बचाने का काम दूसरी लहर में किया। इसमें आपके सामने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया करनाल में, तो फरीदाबाद में ईएसआई मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया, कानपुर में भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज, जो देश का पहला महिला मेडिकल कॉलेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के बाद आजाद भारत का पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया, महिला मेडिकल कॉलेज। तो नूह के अंदर शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। और 5वां एम्स झज्जर के अंदर, जहां 11 संस्थान आनी थी, जिसमें एक ही संस्था बनी, 710 बेड का जो कैंसर इंस्टीट्यूट आया, मगर वहां 11 संस्थान भारत सरकार को लेके आनी थी। उस पर भी मैं एक आपके सामने वो बात रखूंगा। 5 तो बन के तैयार करा दिए हमारे समय, और 2 मंजूर थे, भिवानी का और महेंद्रगढ़ का, कुल 7 मेडिकल कॉलेज। एक भारत सरकार ने एम्स की घोषणा करी थी कि जो सारे स्टेट्स में एम्स है, एक इंडिपेंडेंट एम्स बनेगा, उसकी जगह का निर्धारण नहीं हुआ था, मगर सिद्धांतिक रूप से भाई एम्स बनेगा हरियाणा के अंदर। तो ये 5 प्रदेश के, 2 प्रदेश के ऐसे जो अभी हमारे समय मंजूरी हो गई थी मगर उनका पे काम नहीं हुआ था, और एक के सिद्धांत घोषणा, 8 कुल मेडिकल कॉलेज, जिनमें 5 बन के तैयार। इनके समय 7 साल में जो एम्स बनना था रेवाड़ी में, उसकी जगह का फाइनली नहीं हुआ, अभी तक निर्धारित नहीं की गई। जो मनीठी के अंदर एम्स बनना था रेवाड़ी में, वही अभी तक ब्यूरोक्रेसी हावी है। अब तो 7 साल हो गए, साल 1.5 साल में, 2 साल में लोकसभा का चुनाव ड्यू है, कितना होगा क्या होगा। कोरोना में जब देश को जरूरत थी, एक भी नया मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश में, मैं सरकार से सवाल पूछता हूं, आपने खुद के विजन से कहीं पे स्टार्ट किया हो, कोई फाउंडेशन स्टोन रखवाया हो खुद के विजन से, या ये जो आप मंजूर थे उन पे काम आपने आगे बढ़ाया हो, महेंद्रगढ़ में, भिवानी में, रेवाड़ी में। इसके अलावा जो इससे भी, जो मैं इसी विषय में एक प्रेस नोट में भी आपके पास वो भिजवाएंगे, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जो एम्स झज्जर वाला है, जो आज मैं मांग करना चाहता हूं सरकार से। ये महत्वपूर्ण है देश के लिए भी और हमारे प्रदेश के लिए भी। कोरोना में आपने देखा होगा, मैं धन्यवाद करता हूं हेल्थ सेक्रेटरी भारत सरकार का, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक अस्पताल में जिसमें सबसे ज्यादा मरीज, 9,500 मरीज स्वस्थ होकर वापस गए हैं, वो एम्स झज्जर है।
मैं धन्यवाद करता हूं उनका कि उन्होंने इस बात को माना। 710 बेड का कैंसर इंस्टीट्यूट था, बाकी उन्होंने बेड्स बढ़ाए, और देश में सबसे ज्यादा आधुनिक आईसीयू अगर कहीं पे है आज के दिन तो ये एम्स झज्जर में, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, जिसकी फाउंडेशन स्टोन 2009 में अंबुमनी रामोदास ने, और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और गुलाम नबी आजाद साहब 2012 में जिसके विंग को ओपीडी को के फाउंडेशन स्टोन के लिए आए, 2600 करोड़ की लागत से जो तैयार किया गया। मगर जो मैंने खाका मंजूर कराया था, जो मैं आपके बीच में जो मैं मांग रखना चाहता हूं सरकार से, इस खाके में 10 ऐसे इंस्टीट्यूट इसी परिसर में, 300 एकड़ का ये परिसर झज्जर में, जो दिल्ली बॉर्डर पे है, गुड़गांव बॉर्डर पे, झज्जर बॉर्डर पे है, ये एशिया ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य परिसर के रूप में विकसित होना था। ये बतौर सांसद, क्योंकि मैं उस क्षेत्र का सांसद था, मैंने इसकी रूपरेखा प्रस्ताव लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री से, स्वास्थ्य मंत्रालय से, अंबुमनी रामोदास उस समय हेल्थ मिनिस्टर थे, उनकी इनिशिएटिव से इसकी मंजूरी उस समय कराई थी। कैबिनेट में इसकी मंजूरी गुलाम नबी आजाद साहब जब हेल्थ मिनिस्टर थे तब हुई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में भारत सरकार की कैबिनेट में, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या बनना था इसमें, जो मंजूर हुआ कैबिनेट से मंजूर हुआ कैबिनेट नोट आपको दे देंगे। नेशनल कार्डियोवास्कुलर सेंटर 600 बेड का, नेशनल सेंटर ऑफ चाइल्ड हेल्थ, अब तीसरी वेव में चाइल्ड की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये महत्वपूर्ण सवाल है। मैं हर बार चंडीगढ़ आता था तो ये सवाल आपके समक्ष रखता था, मगर मैं देशवासियों के सामने फिर रखना है। नेशनल सेंटर फॉर चाइल्ड हेल्थ 1500 बेड का, नेशनल ट्रांसप्लांटेशन सेंटर 500 बेड का, जनरल पर्पस हॉस्पिटल 500 बेड का, डाइजेस्टिव डिजीज सेंटर 500 बेड का, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जीरियाट्रिक्स 200 बेड का, सेंटर फॉर ब्लड डिजास्टर 120 बेड का, सेंटर फॉर लेबोरेटरी मेडिसिन, इसमें बेड्स का मेंशन नहीं है, और नेशनल सेंटर फॉर नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। ये सारे इंस्टीट्यूट्स इसी परिसर में आने थे। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट तो हमारे समय हमने काम शुरू करवा दिया था, उसका उन्होंने उद्घाटन किया, जिसमें मेरे को बुलाया नहीं गया, आपको याद होगा, वो भी एक फंक्शन था जिसमें मेरे 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 प्रवेश पे उस परिसर में प्रतिबंध लगा दिया गया था जिस दिन उद्घाटन हो रहा था। मगर मेरे को उसमें कोई नहीं, मगर ये जो बाकी इंस्टीट्यूट्स थे जो मंजूर मैंने कराए थे, बतौर सांसद मैंने मंजूर कराए थे, ये इन इंस्टीट्यूट का क्या हुआ? मैं आज पूछना चाहता हूं 7 साल के बाद कितना और संयम रखे देश। अगर आप कह रहे हैं कि नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में देश में सबसे ज्यादा लोग यहां पे बचाए गए, भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव कह रहे हैं, जानकारी ये दे रहे हैं, तो अगर ये बाकी जो हैं ये भी अगर अब तक यहां पे आ जाते तो कितने लोग बचाए जा सकते थे, इस बात का आप अंदाजा लगाएं। तो इसकी मैं मांग रखना चाहता हूं कि ये सरकार स्वास्थ्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर श्वेत पत्र भी जारी करे, और ये जो लंबित प्रोजेक्ट है, मैं नहीं कहता नए मंजूर कराओ आप, मगर जो मंजूर कराएं, कि मंजूर कराने में बहुत मेहनत लगी थी। भारत सरकार की कैबिनेट से मंजूर प्रोजेक्ट्स हैं, कोई भारत सरकार की है, ऐसे ही एम्स मनेठी की बात है, इनको कम से कम आप धरातल पे उतारें। जब देश को जरूरत थी, प्रदेश को जरूरत थी, तो आप जो है टेम्परेरी अस्पतालों के उद्घाटन में के समारोह में जा रहे थे जिनमें अगले दिन पानी भर रहा था। ये मंजूरशुदा प्रोजेक्ट्स थे। 7 साल में प्रदेश में क्या आया? कोई एक मेडिकल कॉलेज बना, कोई एक अस्पताल आपने बनाया, आप बताएं, केवल हेल्थ की बात। अब मैं हेल्थ से और फिर मैं जो अनएम्प्लॉयमेंट पे, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट में नीति आयोग बता रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से भी ये जो प्रोजेक्ट था अपना एम्स बाड़सा झज्जर वाला, आप सोच सकते हैं कि लगभग 15,000 करोड़ का निवेश, दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य परिसर, कितने लाखों बच्चों को इसमें रोजगार मिलता हर लेवल पे। तो आज जो अनएम्प्लॉयमेंट देश में सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर है, लगातार सीएमआई बता रही है, नीति आयोग बता रहा है, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार पूर्णतः जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है? 2-3 कारण। पहले तो इन्होंने प्रोजेक्ट्स, कोई नया तो आया नहीं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, मगर हमारे बड़े मंजूर कराए हुए प्रोजेक्ट, जिसमें मैं 3 ही प्रोजेक्ट्स का नाम लूंगा आज आपके बीच में। एम्स बाड़सा मैंने बता दिया आपको विस्तृत रूप से। दूसरा, आपको पता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट महम में आना था, जो जेवर चला गया नोएडा में। इस सरकार ने
पैरवी तक नहीं। स्वागत है आपका सैनी हेल्थ केयर फार्मेसी, अ कंप्लीट हेल्थ केयर सेंटर में। हमारे यहाँ अंग्रेजी, देसी व पशुओं की दवाइयाँ, कॉस्मेटिक्स, ग्रीन टी, सर्जिकल आइटम्स, हर प्रकार की वैक्सीन, फूड सप्लीमेंट्स, ट्रिमर, हेयर ड्रायर आदि, व्हीलचेयर, थर्मोमीटर, नेबुलाइजर, शुगर मशीन होलसेल रेट पर मिलती है।